सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे तो मोनोटोन सीक्वेंसेस कैसी सीक्वेंसेस होती हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सीक्वेंस है, वन सिंपल सी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो देखें इसमें क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसके हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है। यानी जो x2 है दैट इज ग्रेटर देन x1 और x3 जो है दैट इज ग्रेटर देन x2। और इस तरीके से मतलब जनरली जो आपके पास कोई भी अगर हम टर्म लेंगे xn तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी xn+1 तो वो इससे बड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर हम एक और सीक्वेंस लेते हैं आपके पास, हाँ जैसे 1 1 2 1 1 2 3 3 3 ये भी जैसे आपके पास सीक्वेंस है, या 4 5। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी, यानी इसमें कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी नहीं है, या तो उसके बराबर है, जैसे 1 है ये 1 के बराबर है, या जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है। तो मतलब अगर आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें जो नेक्स्ट टर्म हो वो प्रीवियस टर्म से छोटी ना हो, या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, मतलब यानी x1 इज लेस देन इज इक्वल टू x2 है, x2 जो है वो x1 से बड़ी है या उसके बराबर हो। इसी तरह x3 जो है आपके पास वो x2 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, या जनरली अगर आपके पास xn है तो xn से जो नेक्स्ट टर्म है xn+1 या तो वो उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है ना उससे हम कहते हैं वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो ये आपके पास आपके पास अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी है किसी सीक्वेंस में कि उसकी कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी नहीं है, या तो उसके बराबर है या उससे बड़ी है, तो फिर जो सीक्वेंस होती है उसको हम कहते हैं देन द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए भी, जैसे अगर आपके पास फर्ज करेंगे ये आपके पास कोई सीक्वेंस है 1/2 1/3, आपको पता है इसकी नेचुरल नंबर नेचुरल टर्म जनरल टर्म जो इसकी 1/n है। ये आपके पास जो सीक्वेंस है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी जो जनरल टर्म है 1/n है। तो इस सीक्वेंस में क्या प्रॉपर्टी है, इसकी जो हर नेक्स्ट टर्म है वो पिछले टर्म से छोटी है। यानी इसमें जो है आपके पास x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 है, और x2 जो है वो ग्रेटर देन x3 है। ठीक है ना। या जनरली आपके पास अगर xn होगी तो डेट विल बी ग्रेटर देन xn+1। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी ना हो, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटी हो, मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास ये प्रॉपर्टी होगी कि अगर x1 है तो x1 जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन x2 होगी, या x2 इक्वल टू और ग्रेटर देन x3 होगी, यानी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी नहीं होगी, या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब अगर xn है आपके पास तो xn जो है आपके पास वो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन xn+1। तो अगर किसी सीक्वेंस में ये प्रॉपर्टी है तो उससे हम कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी आपके पास। तो देन दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस।
सर एक बार वापस बता दें जो जो प्रॉपर्टीज बताई। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा कि हर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या प्रॉपर्टी होगी आपके पास कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी नहीं होगी, या तो नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है ना, यानी ये है कि x2 या तो इज इक्वल टू x1 या ग्रेटर देन x1, इसी तरह x3 x2 से छोटी नहीं होगी या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, यानी जनरली xn प्लस वन जो प्रीवियस टर्म xn के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। जैसे ये सीक्वेंसेस है, इसमें ये प्रॉपर्टी है, या तो नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म के बराबर है या नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है। या जैसे इस सीक्वेंस में कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है, x2 x1 से बड़ी है, x3 x2 से बड़ी है। तो जनरली अगर कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी ना हो या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग तो ऐसे है, अगर बराबर है तो ऐसे है, फिर इंक्रीजिंग है तो ऐसे है, फिर बराबर है तो ऐसे, मतलब नीचे नहीं आएगी, या तो उसी लेवल पर रहेगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, जबकि इसका जो उल्टी कर देंगे तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, यानी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी हो। जैसे इसमें 1/2 1/3 में, तो हर नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म से छोटी है। 1/2 इज लेस देन 1, x2 इज लेस देन x1, x3 इज लेस देन x2। तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी हो या हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म के बराबर हो या उससे छोटी हो, मतलब इसके अंदर कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी ना हो। ठीक है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास। तो ऐसी जो सीक्वेंस होगी वो आपके पास जो होगी वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो अगर अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगी, तो जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, तो उन दोनों को हम कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगी, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो आपके पास ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म आपको दी हुई है एक्स एन, ये है -1 की पावर एन। तो अब मुझे बताएं ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक है या नहीं है, और अगर ये मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो किस टाइप की सीक्वेंस है ये। नहीं सर मोनोटोनिक नहीं है। अगर आप इसके कुछ टर्म्स लिख लें, तो अगर एन 1 रखेंगे तो ऑड है, तो ये -1, ये 1, फिर ये -1, फिर ये 1। तो अब इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है कि आगे की टर्म पिछली टर्म से छोटी भी हो रही है, बड़ी भी हो रही है। जैसे -1 है, 1 उससे बड़ी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो उससे छोटी हो गई। तो इसके अंदर ऐसी ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से या तो छोटी हो या अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो या उसके बराबर हो, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये मोनोटोनिक ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, इसलिए ये मोनोटोनिक नहीं है। तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो अब जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर हम उनको
देखें तो उनमें देखें क्या उनमें जो है आपके पास प्रॉपर्टी होगी कि अगर आपके पास एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी उसकी हर अगली टर्म या तो पिछली टर्म के बराबर है या उससे बड़ी है, उससे छोटी नहीं है, मतलब या तो आप उसी लेवल पे रहेंगे या ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में आपके पास ये प्रॉपर्टी होगी, जबकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में आपके पास क्या होगा कि या तो आप उसी लेवल पे रहेंगे या आप नीचे जाएंगे, या उसी लेवल पे रहेंगे या नीचे जाएंगे। उसी लेवल पे कब रहेंगे जब टर्म बराबर होगी, या नीचे कब जाएंगे जब अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी। तो इसके अंदर मतलब इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, यानी इस तरीके से इसकी टर्म्स जो ऊपर या तो उसी लेवल पर रहेंगे, उनका मैग्नीट्यूड वही रहेगा या उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जबकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में या तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा या कम होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और वो बाउंडेड हो, एक तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड भी हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, ये इसकी जनरल टर्म है। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप इसकी टर्म्स को देखेंगे 1 2 3 4, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, लेकिन क्या ये बाउंडेड है? नहीं, ये बाउंडेड नहीं है। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बट नॉट बाउंडेड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास ये सीक्वेंस हो -n की, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसे -1 -2, तो इसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है, लेकिन ये भी बाउंडेड नहीं है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ये आपके पास, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। तो अगर कोई आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और वो बाउंडेड हो, तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी, और उसकी जो लिमिट होगी ना वो उसका सुप्रीमम होगा, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो है, हर अगली टर्म पिछली टर्म की या तो बराबर है या उससे बड़ी है, तो फिर उसमें, और अगर ये बाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका कोई अपर बाउंड होगा, और फिर जब इसका अपर बाउंड होगा तो हमें पता है रियल नंबर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि अगर कोई सेट है और सेट ऑफ रियल नंबर है और उसका अपर बाउंड है, तो फिर उसका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे फर्ज करिए ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है, तो उसका मतलब ये है कि इसकी फिगर किस तरह की होगी कि x2 जो है या तो x1 के बराबर है या उससे बड़ा, बड़ा का मतलब उसके राइट हैंड साइड पर, इसी तरह x3 है, और साथ साथ ये बाउंडेड भी है। तो जाहिर है ये बाउंडेड है, तो ये ऊपर से बाउंड होगी, अपर बाउंड। ये जो है सारे ये जो है आपके पास सारे इसके यहाँ पे जो है इसके अपर बाउंड है, ये सारे नंबर है जिसको ऊपर से बाउंड कर रहे हैं, ये इसके अपर बाउंड है, ठीक है ना। तो इन अपर बाउंड में इसका एक सुप्रीमम भी होगा, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो तो कर रही हैं, लेकिन ये कभी भी जो है अपने किसी अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो ये जो इनका सुप्रीमम होगा ये इसको अप्रोच करेंगी, ये इनकी लिमिट होगी, ठीक है ना। तो एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होगी, और उसकी जो लिमिट होगी वो उसका सुप्रीमम होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी, और उसकी लिमिट क्या होगी? उसकी लिमिट उसका सुप्रीमम होगा। इसी तरह अगर फर्ज करें एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये क्या है कि उसमें जो हर नेक्स्ट टर्म या तो पिछले टर्म के बराबर या उससे छोटी है, जैसे x1 है तो x2 जो है या तो x1 के बराबर या उससे छोटी है, तो x2 जो होगी x1 के लेफ्ट पर होगी। इस तरह x3 जो होगी वो x2 के लेफ्ट पर होगी। इस तरीके से ये इस तरफ बढ़ रही है। अब क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और ये बाउंडेड है, तो इट विल बी बाउंडेड बिलो, तो ये जो है बिलो से बाउंड होगी, यानी ये इसकी जो है लोअर बाउंड्स होंगी L।
तो इसकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी जो इन्फिमम है वो एग्जिस्ट करेगी। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको हम लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अगर एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड हो तो फिर उसकी जो टर्म्स होगी उसकी लोअर बाउंड से कभी भी छोटी नहीं हो सकेंगी। उसकी जो टर्म्स होगी वो लोअर बाउंड को अप्रोच करेंगी। तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी? इन्फिमम। इन्फिमम, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास ये जो है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के लिए थ्योरम है कि अगर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड हो तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी, उसके लिमिट सुप्रीमम होगी। एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो अपने इन्फिमम को अप्रोच करेगी, उसके लिमिट इन्फिमम होगी। तो ये हमारे पास थ्योरम है अबाउट मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक बाउंडेड थ्योरम या मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं हम इसे। तो ये आपके पास जो है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है आपके पास। ये आपके पास ये थ्योरम क्या कह रहा है कि ए मोनोटोनिक sequence is convergent if and only if it is bounded, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब इसके अंदर दो कंडीशन है, दो इफ एंड देन है आपके पास। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दैट इज के अभी कह रहे कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है। दैट इज इफ ए मोनोटोनिक sequence is convergent, then it is bounded। और जो दूसरी चीज इसके अंदर हमने जो शामिल करनी, जो प्रूफ करनी, वो क्या है? एंड अच्छा, और इसका रिवर्स क्या है कि इफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट। इफ ए मोनोटोनिक sequence is bounded then it is convergent, ठीक है ना। तो ये आपके पास है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम कि अगर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, और अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है, ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ये बाउंडेड थ्योरम था, याद है? जो पीछे कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, याद है? लास्ट क्लास में किया था। तो ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। सर आपने लेक्चर 11 में बताया था कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन उसका कन्वर्ज टू नहीं होगा। वहां पे जो सीक्वेंसेस थे ना वो मोनोटोनिक नहीं थी। वहां पे अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। हाँ, लेकिन अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी। दोनों में फर्क है। जैसे आपके पास ये 1 -1 1 -1 ये बाउंडेड है सीक्वेंस ना, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं, ये मोनोटोनिक नहीं है। अगर ये मोनोटोनिक होती और बाउंडेड होती तो फिर ये कन्वर्जेंट होती। तो वो जो थ्योरम था वो एक जनरल थ्योरम था, वो ऐसी सीक्वेंस के लिए था जो मोनोटोनिक नहीं थी ना। अब हम देख रहे हैं कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो मोनोटोनिक होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर वो बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है।
लेकिन अगर वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो फिर वो लाजमत कन्वर्जेंट होगी। ये मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम में हम जो है प्रूव सर करते हैं। मतलब अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है और कन्वर्जेंट है तो ये तो वो बाउंडेड होगी, ये है थ्योरम। अगर मोनोटोनिक कोई भी सीक्वेंस हो, भले से वो मोनोटोनिक हो या ना हो, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी। ये जो प्रूफ हमने किया था ना, ये पहले हमने किया था कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है। अब अगर चाहे वो सीक्वेंस मोनोटोनिक हो या मोनोटोनिक ना हो, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है। तो ये बात जो है हर तरह की सीक्वेंस के लिए हमने प्रूफ करी, तो उसमें मोनोटोनिक सीक्वेंस भी आ गई। तो ये प्रूफ तो हम पीछे कर चुके हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। यानी पीछे हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट इज बाउंडेड। अब हमने क्या प्रूफ करना है? सिर्फ जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला, ये अब हमने करना है। यानी अब हम ये साबित करेंगे कि अगर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये अब इसमें हम पहले जो है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए इसको देखते हैं, फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए आने, इसके भी दो पार्ट हम कर लेते हैं। तो दो पार्ट क्या है कि इफ ए मोनोटोनिक increasing sequence is bounded, then it is convergent and और इसकी जो लिमिट है क्या होगी? उसकी लिमिट तो उसका सुप्रीमम है। तो फिर जो लिमिट होगी आपकी सीक्वेंस की, लिमिट ऑफ योर सीक्वेंस, तो दैट विल बी द सुप्रीमम ऑफ योर सीक्वेंस, दैट विल बी इक्वल टू द सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है ना? जहां पे n जो है आपके पास वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी क्या होगा जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के सर लिए वो होगा? आपने वो स्क्रीन आपकी वहाँ से कट रही है। फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड इट इज कन्वर्जेंट। अच्छा, एंड इट्स लिमिट। ओके सर। एंड इट्स लिमिट इज, और एंड इट्स लिमिट इज, ठीक है। अच्छा, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो फिर उसकी लिमिट क्या होगी? तो उसका इन्फिमम है। If a monotonic decreasing sequence is bounded, then it is convergent। तो फिर ये convergent होगी, it is convergent, और उसकी जो लिमिट होगी वो उसका इन्फिमम होगा। एंड इट्स लिमिट इज, और इसकी जो लिमिट है दैट इज द इन्फिमम of the values of the sequence। तो limit of xn, that will be infimum of the values of the sequence। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो है बाउंडेड, ये जो है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है। तो इसमें मैं पार्ट ए आपको प्रूफ करवा देता हूं, बिल्कुल इसी तरह पार्ट बी होगा आपके पास। ठीक है ना? तो अब हम पार्ट ए को जो है वो हम प्रूफ करते हैं। सर देखो, जो सुप्रीमम होता है वो होता है स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ना। तो सर वो जो सीक्वेंस की जो अपर बाउंड है सबसे स्मॉल वाली होगी, मतलब जो सीक्वेंस के अंदर इंक्लूडेड सीक्वेंस की तमाम अपर बाउंड में जो स्मॉलेस्ट है ना, वो लीस्ट अपर बाउंड है, वो सुप्रीमम है। तो वो आपकी सीक्वेंस की जो है आप लिमिट होगी। ठीक है ना? याद रखें, जो आपके पास अपर बाउंड हो, चाहे सुप्रीमम हो या कोई भी अपर बाउंड हो, तो आपको याद होगी उसकी डेफिनेशन के अगर कोई सेट है उसकी कोई अपर बाउंड है तो उसकी कोई भी टर्म अपर बाउंड से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना? कोई भी टर्म अपर बाउंड से बड़ी नहीं हो सकती। अब अपर बाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो आपके पास वो लीस्ट अपर बाउंड होगी। ठीक है ना? तो हम फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम जो है जो सुप्रीमम है, मैं पार्ट ए में कर रहा हूं कि अगर एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है
तो अब मैं ये प्रूव करता हूँ उसकी जो लिमिट होगी वो उसका सुप्रीमम होगा, ठीक है ना। तो उसके सुप्रीमम को हम जो है डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट कर उसको मैं एक्स स्टेरिक से डिनोट करता हूँ। एक्स स्टेरिक जो है वो मेरी सीक्वेंस का सुप्रीमम है। क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड है, तो फिर इसका कोई ना कोई अपर बाउंड तो होगा, ठीक है ना। तो जब इसका अपर बाउंड होगा तो फिर इसका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, ठीक है। तो चले पहले तो एस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग sequence is bounded above, then using completeness property, तो completeness property के मुताबिक अगर कोई सीक्वेंस ऊपर से बाउंड या अपर बाउंड रखती है तो फिर उसका एक लीस्ट अपर बाउंड भी होता है। Then using completeness property, property of real numbers, the sequence must have a least upper bound or supremum must have a supremum. ठीक है ना। तो हम इसका मतलब सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो हम इस सुप्रीम को नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये एक्स स्टेरिक है, ये मेरी सीक्वेंस का सुप्रीमम है। सीक्वेंस की वैल्यूज का जो है ये सुप्रीमम है, ठीक है। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ये एक्स स्टेरिक है। तो अगर आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन याद हो तो फॉर अगर मैं कोई भी एक स्मॉल आर्बिट्ररी नंबर लूं एप्सिलॉन, और इसको अगर मैं सुप्रीमम में से माइनस कर दूं, एक्स स्टार तो मेरे पास जो है वो सुप्रीमम है। अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर लूं एप्सिलॉन और सुप्रीमम में से इसको मैं माइनस करूं, तो क्या ये सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा, यानी एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन? नहीं, इट्स नॉट ए सुप्रीमम। सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा सीक्वेंस में जो इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो इससे बड़ा हो तो फिर ये सुप्रीमम होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो इसलिए अगर हम सुप्रीमम में से कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जितना ही छोटा हो माइनस करेंगे तो हमें सीक्वेंस में कोई ना कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो इससे बड़ा होगा। तो एक्स स्टार, तो बेसिकली इसके अंदर जो हम एक्स स्टार माइनस ई करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो सीक्वेंस के अंदर होगा ना। हाँ सीक्वेंस के अंदर होगा। सीक्वेंस के अंदर कोई ऐसा मेंबर होगा जो इससे बड़ा होगा, तो ये भी सुप्रीमम नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्टार माइनस ए इज नॉट ए सुप्रीमम बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, इज नॉट ए सुप्रीमम। क्योंकि अगर कोई नंबर सीक्वेंस में ऐसा नहीं हो जो इससे बड़ा हो तो फिर ये सुप्रीमम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि एक्स स्टार सुप्रीमम है तो इसका मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस में ऐसा मेंबर नहीं है जो इससे बड़ा है, और अगर हम इससे छोटी कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर होगा सीक्वेंस में जो इस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। इट्स नॉट ए सुप्रीमम। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट some there exist some xk in this sequence, यानी सीक्वेंस का कोई मेंबर है, ये कोई भी हो सकता है, के मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 2000 वैल्यू हो या 50,000 वैल्यू हो, तो के कोई भी, यानी कोई भी ऐसा मुझे सीक्वेंस में नंबर मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा। सम एक्स के इन दिस सीक्वेंस
such that कि ये जो एक्स के है आपके पास दैट इज ग्रेटर देन एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन। समझ में आ रही बात? सब यहाँ पे ये के कोई भी फॉर सम ए विच इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है ना, किसी कोई सीक्वेंस की कोई ऐसी टर्म मुझे जरूर मिलेगी जो एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से जो है वो बड़ा होगा। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एस आपकी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, तो एज जो आपके पास सीक्वेंस है इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो अगर मैं ऐसे नेचुरल नंबर एन लूं जो इस के बराबर या इससे बड़े हों, ठीक है, तो जो सीक्वेंस की जो टर्म होगी क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो या तो इसके बराबर होंगी या इससे बड़ी होंगी। ठीक है ना, यानी जैसे अगर ये के जो है लेट्स से 20,000 था, तो 20,000 से ऑनवर्ड जितनी भी सीक्वेंस की टर्म होगी 20,000 या 20,001 या 20,002, वो क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो इस टर्म से छोटी नहीं हो सकती, या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो यहां पर मैंने ये फैक्ट यूज किया है कि आपकी जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक बात है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो अब देखिए अब हमें क्या मिल रहा है। अब हमें ये मिल रहा है कि जो अब हमें क्या इनइक्वलिटीज मिल रही है। एक तो ये कि जो एक्स स्टार जो कि सीक्वेंस का सुप्रीमम था, इसमें से जब हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन माइनस किया तो ये सुप्रीमम नहीं रहा। सीक्वेंस की कोई ऐसी टर्म मुझे मिली जो इससे बड़ी थी, और क्योंकि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इससे ऑनवर्ड सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होंगी वो या तो इसके बराबर होंगी या इससे बड़ी होंगी। ठीक है ना, और क्योंकि ये आपके पास और क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि एक्स स्टार जो है आपके पास ये सीक्वेंस का सुप्रीमम है। सुप्रीम का मतलब है कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो या तो ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकती है या इससे छोटी होगी। तो ये जो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म होंगी एक्स एन, ये जो सुप्रीमम है एक्स स्टार, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये मुझे एक सीरीज ऑफ इनइक्वालिटीज मिल रही है जो समझ में आ रही है ना आपके। तो एक्स स्टार जो था वो मेरे पास सीक्वेंस का सुप्रीमम था, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन अपने सुप्रीमम में से माइनस कर दूंगा तो फिर ये सीक्वेंस का सुप्रीमम नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि सीक्वेंस में कोई ऐसी टर्म मुझे मिलेगी, उसको मैंने एक्स के कह दिया, जो इससे बड़ा होगा एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से। अच्छा, अब उससे ऑनवर्ड अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स लूं तो क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो जो सारी टर्म्स होंगी एक्स के से छोटी नहीं होंगी, या तो उसके बराबर होंगी या उससे बड़ी होंगी। तो अब मुझे क्या मिल रही है इनइक्वालिटीज के एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, जबकि एक्स के इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एन, और एक्स एन इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्टार। क्योंकि ये सुप्रीमम है तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस जो या तो इसके बराबर होंगी या इससे छोटी होंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात या कोई मसला है? क्लियर है यहां तक? जी जी, बात समझ में आ रही है? हेलो। जी सर। अच्छा, अब अगर इस एक्स स्टार में मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो फिर साहब फिर मैं चाहे कितना ही स्मॉल नंबर ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो एक मुझे और इनइक्वालिटी मिल रही है कि दैट विल बी लेस देन एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो इस तरफ आ गया एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन, इस तरफ आ गया एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन, और इसको हम रिलेट करते हैं एक्स एन के साथ। तो क्या मिल रहा है हमें? हमें ये मिल रहा है कि एक्स एन जो है इस बिटवीन एक्स स्टार, एक्स एन जो है वो एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है और एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। ठीक है ना,
तो अगर आप जो है एक्स स्टार जो है सब इनइक्वालिटीज में से माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन माइनस, ठीक है। तो यहां से एक्स स्टार माइनस करें, यहां से करेंगे तो ये आपके पास एक्स एन माइनस एक्स स्टार इज लेस देन, और यहां पे आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है ये क्या है, ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्टार है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने क्या साबित कर दिया, एक्स एन की लिमिट क्या है फिर, एक्स स्टार, यही तो प्रूफ करना था ना। तो ये, तो इसका मतलब क्या है, सो लिमिट ऑफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। यानी अगर हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स एन की लिमिट एक्स स्टार है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन एक्स एन एक्स स्टार शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो लिमिट ऑफ एक्स एन है दैट इज इट्स सुप्रीमम एक्स स्टार, ठीक है ना। समझ गए आप ये प्रूफ, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी सर, समझ गए। इसी तरह जो अब बी पार्ट है ना, वो बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे। उसमें आप ये प्रूफ करना है कि अगर एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है, तो फिर वो भी कन्वर्जेंट होगी, और क्योंकि वो डिक्रीजिंग है तो वो नीचे से बाउंड होगी, और उसकी जो लिमिट होगी वो उसका इन्फिमम होगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास तो अब अगर देखें, अगर कोई सीक्वेंस है हम साबित कर दें वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कोई भी हो सकती है। अगर हम साबित कर दें वो मोनोटोनिक है, और ये साबित कर दें वो बाउंडेड है, दो बातें। यानी अगर वो मोनोटोनिक हो लेकिन अगर वो बाउंडेड नहीं है तो फिर वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है, ये दो बातें हम प्रूव कर दें तो इससे साबित हो जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है, यानी उसकी कोई ना कोई लिमिट है, ठीक है ना। तो अब वो लिमिट अगर हम निकालना चाहें तो वो जो भी लिमिट निकालने के तरीके उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये दो फैक्ट्स हैं कि एक मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम अब हमें पता चल जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो अब आ जाए, अब हम, मैंने आपको बताया था शुरू में सीक्वेंसेस को हम रिकर्सिवली भी डिफाइन करते हैं, याद है ना, जो रिकर्सिव डेफिनेशन होती है सीक्वेंस की, सीक्वेंस रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस, यानी रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस आपके पास यानी इसके अंदर हम सीक्वेंस की जैसे कुछ टर्म्स दे देते हैं। जैसे ये आपके पास है कि आपके पास सीक्वेंस की आपको एक टर्म दे दी x1 बराबर है 1, और फिर जो सीक्वेंस की कोई भी टर्म है xn वो प्रीवियस टर्म की फॉर्म में दे दी, जैसे x1 बराबर है 1 प्लस xn प्लस 1 बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन xn, xn प्लस 1 बराबर है लेट्स से 1 प्लस 1 अपॉन xn। तो अब ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई है रिकर्सिवली डिफाइंड, तो आप x1 रख के यहां से x2 निकाल सकते हैं, x2 रख के x3 निकाल सकते हैं। इस आप सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस हम देते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, वो रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस होती है। जैसे अगर हम यहाँ से x2 निकालें तो x2 क्या होगा आपके पास, तो x2 के लिए ये आपके पास होगा, यहाँ पे n1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x1, और फिर x1 आपको गिवन है उसको पुट कर देंगे, x1 आपके पास है 1, तो ये आपको मिल जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है x3 निकालना चाहते हैं, ये आपके पास रिकर्सिव फार्मूला है जिसमें आप कोई भी प्रीवियस टर्म रखे नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस होती है, उसमें दो टर्म्स दे देते हैं और आगे एक टर्म बताते हैं पिछली दो टर्म्स का सम है, तो वो भी एक तो ये तो शायद 3.1 में था ना? जी 3.1 में था जहां पे सीक्वेंसेस को हमने स्टार्ट किया था। इसका x3 क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन x2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में x2 यहाँ पे n2 रखेंगे तो ये x3 मिलेगा आपको। फिर इसके अंदर आप x2 जो पीछे आपको आपने निकाला उसको पुट कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2,
ठीक है, तो अब देखें जो रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है, या अगर एक सीक्वेंस आपके पास, जो है वो कन्वर्जेंट है, तो अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी शुरू की कुछ, अगर आप उसके शुरू से कोई भी टर्म्स उसमें से निकाल दें तो क्या उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फर्क पड़ता है? मतलब उसकी आप कोई टेल लें, टेल का मतलब क्या होता है कि कुछ शुरू की टर्म्स रिमूव करके बाकी टर्म्स ले लें, तो उसकी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में इन्फिनिट टर्म्स है, और अगर उसकी जो टर्म्स है वो, उसकी जो लिमिट है वो किसका मालूम करते हैं? हम सीक्वेंस का अल्टीमेट बिहेवियर देखते हैं कि सीक्वेंस में जैसे जैसे टर्म्स हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या, अगर वो किसी खास नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो वो उसकी लिमिट है। तो अब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो शुरू में आप उसके एक 1 बिलियन टर्म्स में रिमूव कर देंगे तो उसके लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लिमिट वही रहेगी। ठीक है ना? तो इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो अब फिर आप उसकी, अगर अगर आप उसकी जो है वो लिमिट निकालते हैं फ्रॉम इट्स nth टर्म, या आप उसकी लिमिट निकालते हैं उसकी किसी टेल से, यानी nth टर्म से लिमिट निकालें या n+1 टर्म से लिमिट निकालें, ये n+1 टर्म से ऑनवर्ड लिमिट निकालें, या n+2 टर्म से उसकी लिमिट निकालें, तो सारी लिमिट्स बराबर होंगी, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसकी जो लिमिट्स है वो आपके पास सेम हो गया। अगर जैसे ये आपके पास सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, तो हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है 1/n है, ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, तो अब चाहे आप सीक्वेंस की सारी टर्म्स ले लें और आप इससे लिमिट निकालें, तो बताइए सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है। अगर हम सीक्वेंस की शुरू की कुछ टर्म्स रिमूव भी कर दें, यानी अगर सीक्वेंस को जस्ट हम यहां से कंसिडर करें 1/3, 1/4, दो टर्म्स मैंने निकाल दी है, इसकी टू टेल है ना, टू टेल यानी शुरू की दो टर्म्स आप निकाल के, टू टेल्स को हम किस तरह लिखते हैं? ये आपके पास जो है ये जो है x3 है, यानी x2+1, थर्ड टर्म से ऑनवर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी? वही होगी जो ओरिजिनल सीक्वेंस की थी। तो किसी सीक्वेंस से जितने भी टर्म्स शुरू से निकाल दें आप, भले साहब इससे 10 बिलियन टर्म्स निकाल दें, बाकी जो टर्म्स बचेंगी ऑनवर्ड उनकी लिमिट भी जो है 0 होगी। ठीक है ना? तो ये जो सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट क्या होगी? आपके पास 0 होगी। यानी ये जो सीक्वेंस है, अब इसकी जनरल टर्म क्या हो गई है? इसकी जनरल टर्म आपके पास हो गई 1/n+2, क्योंकि जब आप n 1 रखेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा। तो इसकी लिमिट भी आपके पास क्या है? 0 है। तो किसी भी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उस के शुरू से आप जितने भी टर्म्स निकाल देंगे उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस की लिमिट वही रहती है। ठीक है? तो अब आज आप जो रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस है, अगर हमने इनकी लिमिट निकालनी है तो हम किस तरह निकालेंगे? हम ये साबित करेंगे कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर हम ये साबित कर दें ये मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस है, तो फिर इसका मतलब है फिर इनकी लिमिट होगी। ठीक है ना? तो अब जैसे अब ये एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज है आपके पास 3.2। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज है 3.3।
अब इस पे ये एक रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म दी हुई आपको x1 इज इक्वल टू 8 और कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला दे दिया, रिकर्सिव फार्मूला कि xn+1 इज इक्वल टू 1/2 xn+2 फॉर n जो कि नेचुरल नंबर है। तो पहले हम शो करेंगे कि xn इज बाउंडेड है और मोनोटोन है, फिर हम इसकी लिमिट मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 3.3 का जो है आपके पास पार्ट 1 है। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें x1 आपको गिवन है दैट इज 8, ये फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको, और फिर रिकर्सिवली डिफाइन है कोई भी नेक्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, xn+1 आपको बता रहा है दैट इज इक्वल टू 1/2 xn+2। ठीक है ना, फॉर ऑल n जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हमने इसमें शो क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड और मोनोटोन है, फिर इसकी लिमिट मालूम करें। शो sequence is bounded and monotone and find its limit। ठीक है, अच्छा अब इसमें x1 तो हमें गिवन है, हम x2 जो है यहां से निकालते हैं। x2 जो है आपके पास ये जो डिफाइन रिकर्सिवली डिफाइंड फार्मूला है, इसकी मदद से आप निकालेंगे। तो x2 आपके पास क्या होगा, तो ये 1/2 x1 और +2। ठीक है, तो इसमें अगर हम x1 यूज करते हैं तो x2 निकाल सकते हैं, तो n1 रख देंगे तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाफ x1 आप रख दें दैट इज 8, और ये है आपके पास +2, तो ये 2 4 सा 8 और 4 + 2 ये आपको मिल गया 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x2 जो है वो लेस देन x1 है। अच्छा x3 अगर आप निकालें, यानी यहां से हमें पता चल रहा है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस लग रही है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ इन दो टर्म्स के लिए थ्रू आउट क्या ये बिहेवियर रहता है, अभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। x3 क्या होगा इस फॉर्मूले से, तो x3 अगर हम निकालेंगे तो ये आपके पास होगा 1/2 x2 और +2। तो इसमें x2 रखते हैं हम, तो x2 है आपके पास 6 और +2, तो ये 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं कि जो x3 है दैट इज लेस देन x2। तो हम देख रहे हैं कि x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 है, और x2 जो है वो ग्रेटर देन x3 है। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
something only. इसका मसला हो गया। हाँ सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी लिमिट 4 होगी।
लाइबा गौहर, हाँ सर का कोई मैसेज आया है? नहीं सर कुछ नहीं बोल रहे। यार तुम लोग की जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर लिमिट क्या कन्वर्ट हो रही थी डाइवर्ट हो रही थी? तुम्हारी आवाज कन्वर्ज हो रही थी ना। आ गए सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही जी है? सर आ गए, आ रही है। आवाज अच्छा, ये लाइट चली गई अब, ये जनरेटर पे मैं अब इसको मैंने ऑन किया। अच्छा तो सर आप 11:30 तक क्लास लेंगे? हाँ अच्छा तो ये जो है आपके पास ये 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि x1 ये आपको गिवन है दैट इज 8 और xn प्लस 1 अपॉन 2 xn प्लस 2 अच्छा तो अब ये तो हम इसमें ये शो कर चुके हैं कि जो x1 इज ग्रेटर मेरे को आ रही है। सर की लाइट चली गई शायद दोबारा। यार सर से बोलते हैं सर आप किसी और दिन स्केड्यूल कर वीकेंड लो पे कर लें यार। फ्राइडे को कर लो। अगर सर फ्री है तो फ्राइडे को कर लें सुबह 9 to 12। सुबह क्यों? सर से बोलेंगे जब सर वापस आएंगे। अच्छा हाँ तुम लोग मुझे आंसर चाहिए बता रहे थे। आंसर चाहिए में तुम लोग की क्या लिमिट आ रही थी? क्या क्या क्या? 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में। यार मेरी तो इन्फिनिटी आ रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ आपने तुम्हारी तुम्हारी क्या आ रही थी? यार मैंने गलत किया है वो। मैंने अभी देखा मैंने गलत किया है। तुम्हारी आ क्या रही थी वैसे? मेरी 0 आ रही थी लेकिन मैंने एक चीज़ गलत किया उसमें इस वजह से वो सही नहीं हुआ। सही करके देखो क्या क्या है ये। सब तो कुछ खत्म हो गया। हाँ फिर ये भी है पॉइंट। क्वेश्चन 5 आ रहा था तुम्हें? यार 5 में एंड तक भी कर रही थी। लाइबा तुमने माइक्रो पढ़ लिया? नहीं यार नहीं दोनों पढ़ा। लाइबा? मुझे उसकी सारी वीडियोस देखनी। तुमने पढ़ लिया? यार वो जो 20 लाइबा तुम्हारी आवाज इतनी हल्की क्यों है? सही है। अभी थोड़ा दूर है। हाँ क्या कह रही हो लाइबा 20 खान? मिनट की एक वीडियो थी फर्स्ट वाली। मैंने सोचा कि लाइबा उसको पूरे 1 घंटे में बाकी तीनों वीडियो भी कर लेंगे हम लोग आराम से। 20 मिनट की लेके बैठी हूँ, 1 घंटा हो गया।
फिर जाके खत्म की हुई। वीडियो थी गेम थ्योरी की। यार वो कंफ्यूजिंग है कैलकुलेशन। यार तुम में से किसी ने भी मैं सोच रही हूँ कि डेवलपमेंट सीखो यूट्यूब के से नोट्स वीडियो बनाए हो ना, वो मुझे भेज देना। ओके सही है कोई सही है। आमना अब आप बोलिए प्लीज, बोलो आमना। आपने डेवलपमेंट ड्रॉप नहीं कर दी? यूट्यूब से और यार कोई दूसरी रिपोर्ट कैसे वीडियोस बना। देख के समझ लो। बोल तो रही हूँ। यार लाइबा रिपोर्ट कैसे बना रही हो यार? सर मंसूर ने तो इतनी आसानियां हमारे लिए करी हुई थी, उन्हें पता था कि हमने रिसर्च पेपर या रिपोर्ट कहीं बनाई है। यार रिपोर्ट में इतने कम दिन रह गए हैं सबमिट करने में। आज 8 दिसंबर ख़त्म हो गई, हाँ 16 को करनी है, देनी है रिपोर्ट। सर ने बोला 2 से 3 पेजेस लिखो इंट्रोडक्शन के। यार इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन का मटेरियल मैं कहाँ से लाऊं, वो भी अपने वर्ड्स में। सर ने तो अब हमारी लिटरेचर रिव्यू तुम कैसे करते हो? लिटरेचर रिव्यू कहाँ से मिल रहा है यार इतना ज्यादा? यार तुम पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ के पूरा लिटरेचर रिव्यू करो फिर उसका। हाँ यार सर मंसूर ने तो इतनी आसानी हमारे लिए की हुई थी, ग्रुप ग्रुप बना बना के। उन्हें पता था कि हम लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं। यार लेकिन सर मंसूर ने 5 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था, यहाँ पे आप रिपोर्ट अकेले कर रहे हैं। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि सर काशिफ ने थोड़ा मुश्किल बना दिया यार। आपने तुमने डेवलपमेंट ड्रॉप नहीं की? कर दिया, तभी तो चुप हूँ। अच्छा, मैं तुमसे नोट्स मांगने वाली थी। हम्म, यार तुम्हारे तुम्हारे नाम के आगे मांग लो। टॉपिक आ रहा है, वो जो टर्म पेपर के टॉपिक्स है ना। उसने पहले बनाई थी ना, पहले से डाल दिया था। मेरे नाम से ये ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। मुझे लगा की बात कर रही हो, इस क्लास में मेरे नाम के आगे टॉपिक आ रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम के सामने तुम्हारे नाम के सामने टॉपिक आ रहा है। तो वो मैंने पहले डाला था ना। अच्छा अच्छा। यार तुमने बहुत अच्छा किया हाँ डेवलपमेंट ड्रॉप करके, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये टर्म रिपोर्ट बहुत मुश्किल है। सही। यार फिर भी दोबारा इसको घूम फिर के सर काशिफ से ही लेना पड़ेगा, लगा लो सर। हाँ लेकिन शायद तब फिजिकल हो तो टर्म रिपोर्ट ना बनानी पड़े। यार बनानी भी पड़े तो बात है, से ड्रॉप किया कि मैंने शुरू से उनकी क्लास का कुछ भी ठीक से पढ़ा ही नहीं था। मैं चाह रही थी कि इनसे ही पढ़ूं बेशक, लेकिन शुरू से सही से सारा पढ़ लूं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेती। रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी, मैं नहीं समझ पा रही थी रिकॉर्डिंग से। मैंने शुरू के 3 लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देखे थे। अच्छा यार, मेरा कोई अच्छा नहीं हुआ आज का। रियल एनालिसिस का नहीं माइक्रो एनालिसिस का तुमने लेवल किया था लीनियर ना आमना? हो ना। लीनियर का भी बहुत मुश्किल आया था। शट अप। यार लीनियर का समझ मुश्किल था। हमें कुछ भी नहीं आएगा। और वो वो नहीं वैसे आना। नहीं करना था जिस तरह जोया ने भेजा था, वैसे नहीं करना था वो। क्या चीज? उसको प्रॉपर वर्किंग करके शो करना था, ऐसे लिख नहीं सकते बस सिर्फ। इसलिए कौन से मुझे क्वेश्चन का? यार वो पार्ट डी और पार्ट सी वाला। सही। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या था पार्ट सी वाली। ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास या नहीं हो रही? चाय। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। सही।
हम जाएं क्या से करें? कट कर देंगे फिर ये सारी चीज़ें। सर को मैं अल्लाह ईमेल करे। करती हूँ, सर को मैं ईमेल करती हूँ कि सर 9 से 12 फ्राइडे कर लें सुबह मॉर्निंग में। 9 से 12 फिर में हम 1 घंटा हो गया था, 1 घंटा घंटा हमने पढ़ लिया था। 2 घंटे 2 घंटे। अच्छा ठीक है, मैं सर को बोलती हूँ सर फिर आप 9 से 11 बजे फ्राइडे को कर लें। फ्राइडे सही है? भी करवाया, वीकेंड भी करवाओगे? सही। तो फ्राइडे वीकेंड ही है ना? हाँ ना, सही है सही है आमना? ना। हाँ बोलो। हाँ फ्राइडे। चलो ठीक है, फिर हम चले जाते हैं, बोल देते हैं कि फ्राइडे को कर लें सर। हाँ, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।